हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज मैं आपको जो करवाऊंगी वो करवाऊंगी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। यदि आप CSGMU से बीएड कर रहे हैं तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का ये पूरा पेपर है जिसको हम यहाँ पर आज आपको सॉल्व करवाएंगे। हर एक क्वेश्चन इन मॉडल पेपर्स का आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपके सीनियर्स हैं, बीएड थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं इस चैनल के, उन बच्चे ने प्रॉपर मॉडल पेपर को सॉल्व करके हमें पीजी पॉइंट ऑफिशियल पे जो अपना इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पर PDF फॉर्मेट में भेजा है। तो और हमने उनकी कॉपियाँ चेक की हैं, तो जो हमें कमी लगी मैंने उनको सजेशंस दिए हैं। अगर आप भी हमें जो आज हम मॉडल पेपर करवाएंगे, समझाएंगे, उसको रिटर्न फॉर्मेट में PDF बना के पीजी पॉइंट ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे भेजेंगे, या फिर आप हमें pgpoint100@gmail.com पे भेजेंगे, तो मैं आपकी भी कॉपी चेक करूँगी और उसमें जो भी आपकी गलतियाँ होंगी या क्या और सुधार करें तो अच्छे नंबर आ जाएं आपके, वो सब चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगी। ठीक है, ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपके पास मॉडल पेपर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि आप मॉडल पेपर लेने के लिए हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, रेफरल कोड पीजी पॉइंट डाल करके, और वहाँ पर आपको ई नोट्स के सेक्शन में जाना है। जैसे ही आप ई नोट्स के सेक्शन में जाएंगे, पेड नोट्स में ला करके आप ले सकते हैं। कॉस्ट मात्र 25 रुपीज़ है। आपको उसके अंतर्गत पूरे 5 मॉडल पेपर मिलेंगे, और अगर आप इन मॉडल पेपर को सॉल्व करके जाते हैं तो विश्वास मानिए कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हाई होगा, और आपकी जो लिखने की स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बहुत बच्चों ने मॉडल पेपर्स ऑलरेडी परचेज कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं लिए हैं वो आज इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, और अगर आपका मन करे तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। बाकी अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के नाम से CSGMU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 1 के नाम से ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी पेपर्स की भी प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने बुक और इजी नोट से क्लासेस आपको प्रॉपर करवाई हुई हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं CSGMU के मॉडल पेपर की, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य आपका जो पेपर होना है वो लगभग 75 नंबर का होगा। इसमें आपको 3 सेक्शंस दिए जाएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए के आपको सभी क्वेश्चंस करने होंगे। यहाँ पर आपको 9 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 9 क्वेश्चन मिलेंगे शॉर्ट के। किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। जो आपका सेक्शन बी होगा उससे आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होगा। दिए मैम कितने होंगे? हमने कहा 4। लेकिन फिर भी आप एक बार अपने इंस्ट्रक्शंस अपने एग्जाम में जा करके हॉल में ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर वो कुछ चेंजमेंट्स भी करें तो आप एकदम अंधे होकर के नहीं जाइए कि हाँ पीजी मैम ने ये कहा था तो यही होगा। आप इंस्ट्रक्शन सारे रीड करेंगे, आपको उसका समय मिलता है कि नहीं। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। फिर सेक्शन सी से आपको एक लॉन्ग करना होगा, जैसा कि फॉर्मेट CSGMU ने बताया है उस हिसाब से हमने आपको ये चीज़ें बताई। ठीक, अब मैम 2 घंटे हैं हमारे पास, मोटा मोटा एक आइडिया दे दीजिए कि हम अपने पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। हमने कहा अगर आपको मोटा मोटे आइडिया चाहिए तो आप ये मान के चलिए 1 घंटा तो आप पूरा पूरा अपना शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि सेक्शन ए को दे दीजिएगा। सेक्शन बी को आप दीजिएगा अपने 25 मिनट। सेक्शन सी को भी आप अपने 25 मिनट दे दीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपना 1 घंटे 50 मिनट में पेपर कंप्लीट कर लेंगे। बचे हुए 10 मिनट्स में आप ये चेक करिएगा कि क्या आपने पूरा पेपर सॉल्व किया है, कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, कहीं कोई बीच में ब्लैंक पेज तो नहीं छूट गया। अगर छूट गया तो आप उसमें लिखिए कि यहाँ पे आगे भी आंसर दिए कर, ऐसे करके प्लीज टर्न ओपन ऐसे करके PTO वगैरह लिखिए। और जो आपकी हेडिंग्स है उनमें स्केचिंग कर लीजिए। कहीं पे हाईलाइट करना है तो उस चीज़ को आप स्केचिंग से या ब्लैक पेन से स्केच करके ऐसे करके हाईलाइट भी कर सकते हैं। कॉपी को कैसे लिखें इसका ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना दिया है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत छोटी छोटी सी बातें भी हमने बताई हैं। आइए शुरू करते हैं आज का आपका सेशन। होप्स हो कि आपने अब तक सेशन को शेयर भी कर दिया होगा, जो भी आपके स्कूल कॉलेज फ्रेंड्स हैं जो भी बीएड कर रहे हैं उनको, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। उसके बाद में अगर आप आज हमारे चैनल पर नए हैं तो बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के आपको 4th सेमेस्टर तक की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर आपको सारे वीडियोस अवेलेबल मिलेंगे। सभी सेमेस्टर अगर आप CSGMU से हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपके सेक्शन ए की, तो एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। इस तरीके से 9 क्वेश्चन आपके 45 अंक के होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपकी
है वो क्या है कि औपचारिक, ये कैसे सभी प्रश्न आपको करने, ठीक, लघु उत्तरीय हैं आपके, कि औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर स्पष्ट कर दीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का अगर बच्चा होगा तो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। बहुत बच्चे इसमें क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे उत्तर संख्या ए और हेडिंग डालेंगे औपचारिक शिक्षा, बस डैश करके लिख दिया 4 लाइन में, फिर हेडिंग डालेंगे अनौपचारिक शिक्षा, फिर डैश करके लिख देंगे। ठीक, उसके बाद में एक वो बच्चे होंगे जो क्या करेंगे, बीच से ऐसे लाइन बना देंगे, यहाँ लिखेंगे औपचारिक शिक्षा और यहाँ लिखेंगे अनौपचारिक शिक्षा और पॉइंट्स में 1 2 3 4 करके लिख देंगे। लेकिन अगर आप आज हमसे पढ़ के जा रहे हैं तो आप आंसर कैसे लिख करके आएंगे ये समझिएगा। आपको बनाने होंगे 3 कॉलम। कितने कॉलम? 3 कॉलम। कभी भी अंतर वाला क्वेश्चन है तो हमेशा ध्यान रहे 3 कॉलम बनाइएगा। आप किस आधार पर अंतर कर रहे हैं वो आप यहाँ लिखेंगे और किसके किसके बीच कर रहे हैं, यानी कि औपचारिक शिक्षा तो आप यहाँ लिखोगे और अनौपचारिक, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं आप फुल्ली लिखिएगा, और अनौपचारिक शिक्षा आप यहाँ लिखेंगे। ठीक, किस आधार पर अंतर कर रहे हो? तो सबसे पहले क्षेत्र के आधार पर अगर हम अंतर करें तो क्या अंतर करके अगर हम आपको बताएं तो जो औपचारिक शिक्षा होती है, जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, उसका क्षेत्र कैसा होता है, संकीर्ण होता है। तो यहाँ पर आप पूरा लिखिएगा कि इसका क्षेत्र संकीर्ण होता है। हमारे पास जगह कम है तो हम शॉर्ट में लिख करके आपको समझा रहे हैं। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वो व्यापक होता है उसका क्षेत्र। मैम कैसे? हमने कहा देखो स्कूल कॉलेज में जो आपको एजुकेशन मिलती है वो आपकी फॉर्मल एजुकेशन होती है। अनौपचारिक शिक्षा आपको घर, परिवार, समाज, है ना, इवन आप बाहर जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, आप बड़ों के बीच में बैठ रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास सीमित दायरा नहीं है, आपका कोई कोर्स नहीं है कि हाँ आपको 4 चैप्टर पढ़ाया जाएगा। भैया आप पापा के साथ बैठोगे, बाबा जी लोगों के साथ बैठोगे तो आपको अनुभवी लोगों के साथ बैठ करके अनुभवी बातों का पता चलेगा, है ना। उनकी उम्र पता चले 70 ईयर्स है तो आपको उस लेवल का स्टैंडर्ड का नॉलेज मिलेगा। तो जो अनौपचारिक शिक्षा का क्षेत्र है वो कैसा है, व्यापक है। ठीक, फिर आप दूसरा क्या डालोगे, उद्देश्य। किस आधार पर अब अंतर करने जा रहे हो, उद्देश्य के आधार पर। आप ऐसे उद्देश्य डाल दो। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इस शिक्षा में, किसमें, औपचारिक शिक्षा में जो बालक होता है इसके बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है। किस पर बल दिया जाता है, बौद्धिक विकास पर बल दिया जाता है। देखो स्पेस नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, आप अपने हिसाब से पूरा लिखिएगा इसको। ठीक, और जो अनौपचारिक शिक्षा होती है इसमें बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। मैम सर्वांगीण विकास का मतलब, हमने कहा देखो सर्वांगीण विकास का बेटा मतलब यहाँ पर ये होता है कि बालक का ना सिर्फ बौद्धिक विकास अपितु उसका नैतिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हर तरीके का विकास। ठीक, इस तरीके से आप अपने आंसर को लिखेंगे। अब हम आपको समझा रहे हैं चीज़ें, कम से कम हम आपको अभी ना 10 पॉइंट्स ऐसे बताएंगे जो किसमें भैया, फॉर्मल और आपके इनफॉर्मल में डिफरेंस करेगा। ठीक है, तो चीज़ों को समझिएगा। पहला हमने आपको क्षेत्र के आधार पर बता दिया। ठीक, दूसरा अब आप सुनिए, योजना के आधार पर अगर हम बात करें तो जो आपको औपचारिक शिक्षा होती है ये सुनियोजित और व्यवस्थित ढंग से संस्थाओं के द्वारा दी जाती है। मैम कैसे? हमने कहा जैसे कि बच्चा स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो स्कूल में उसको पता है कि जीके की बुक है, उसमें 9 चैप्टर है, टीचर को भी पता है कि साल भर में हमको 9 चैप्टर पढ़ाने, तो ये क्या है, सुनियोजित, एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई जाएगी। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा होती है इसकी कोई योजना नहीं होती है। इसमें व्यक्ति जैसे हमसे अचानक से मिला, हमने उसको 4 बातें बताई, वो उससे सीख गया, तो वो आपका अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, तो हमने आपको क्षेत्र के आधार पर, योजना के आधार पर बता दिया। अब अगर मैं अभिकरण के आधार पर अंतर करूं, किसके आधार पर, अभिकरण के आधार पर, तो अभिकरण के आधार में देखो इस जो आपकी औपचारिक प्रकार की शिक्षा होती है इसके अभिकरण जो होते हैं, इक्विपमेंट्स जो होते हैं बहुत सीमित होते हैं। जैसे हम अगर बात करें तो केवल विद्यालय और जो आपको पुस्तकालय में शिक्षा मिलती है वो आपके इसके अभिकरण हो गए, मतलब इसके इक्विपमेंट्स हो गए। किसके भैया, फॉर्मल एजुकेशन के, किसके, औपचारिक शिक्षा के। वहीं अगर मैं अनौपचारिक शिक्षा की बात करूं कि वो कहाँ से आपको मिल सकती है, उसके क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, तो इसके बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। मैम कैसे? हमने कहा जैसे आपके फ्रेंड से आपके परिवार हो गया, मित्र हो गया आपका, है ना, आपके पड़ोसी हो गए, है ना, इवन आपकी राज्य सरकार हो गई, सामुदायिक संस्थाएं, सामुदायिक और धार्मिक संस्थान हो गए, ये सब आपके अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण हो गए। उद्देश्य हमने आपको बता ही दिया। इस तरीके से 4 बेसिस पे हम आपको डिफरेंस बता चुके हैं। अगर अब मैं शिक्षण विधियों के बेसिस पे अंतर बताऊं, किस पे, शिक्षण विधियों पे। बहुत ध्यान से आज का सेशन समझिएगा। हो सकता है डिफरेंस अगर आपसे पेपर में ना पूछे तो हो सकता है यही पूछ दे कि औपचारिक शिक्षा क्या होता है, या हो सकता है आपसे 1 नंबर में पूछ दे कि अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है। तो अगर आप अभी अच्छे से पढ़ोगे तो चीज़ें अच्छे से लिख पाओगे। शिक्षण विधियों की अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो शिक्षण विधियाँ होती है वो कक्षा स्तर और विषय के अनुसार निश्चित होती है। किसमें बेटा, औपचारिक में क्या होता है, आपकी
क्लास के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर पता चले बच्चा मान लो ग्रेजुएशन में तो उसको लेक्चर मेथड से पढ़ाया जा रहा है, अगर बच्चा नर्सरी लोअर अपर का तो उसको किंडरगार्टन विधि के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, ठीक। लेकिन अगर मैं अनौपचारिक शिक्षा की बात करूं, है ना, तो इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षण विधियां निश्चित नहीं होती, मतलब कोई निश्चितता नहीं होती अनौपचारिक शिक्षा में, इनफॉर्मल में, कि नहीं हम बच्चे को इसी प्रकार से सिखाएंगे। इसमें अनुभव ही बालक को शिक्षा प्रदान करता है, ठीक। अब अगर मैं करिकुलम की बात करूं, यानी कि अब मैं अगर पाठ्यचर्या के आधार पर आपको अंतर बताऊं, ठीक, तो अगर मैं फिर से औपचारिक शिक्षा की पहले बात करूं तो इनका जो पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होता है, डेफिनेट होता है, निश्चित होता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है, यानी कि इनडेफिनिट होता है। मतलब औपचारिक जो शिक्षा होती है इसका जो पाठ्यक्रम होता है, जो करिकुलम होता है, जो आपका सिलेबस होता है, वो पहले से ही डिसाइडेड होता है ना। इसमें कुछ विषयों का सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान कराया जाता है। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा होती है इसका कोई भी निश्चित, यानी कि कोई भी डेफिनेट करिकुलम नहीं होता है, कोई भी निश्चित पाठ्यचर्या नहीं होती है। संपूर्ण जीवन, अगर आपसे कोई पूछे कि इनफॉर्मल एजुकेशन का जो करिकुलम है वो क्या है, तो आप बताएंगे कि संपूर्ण जीवन, लाइफ ही इसका करिकुलम है, ठीक। अवधि की अगर मैं बात करूं, क्या कहा, अवधि, अवधि का मतलब होता है टाइम पीरियड, है ना। तो जो आपका औपचारिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो अवधि होती है वो हर एक क्लास और हर एक स्टैंडर्ड के एक जो करिकुलम होता है ना उसको एक निश्चित टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए कक्षा 3 में विज्ञान की पुस्तक चलती है, तो ऐसा तो नहीं कि मैडम उसको कक्षा 4 में कंप्लीट करेंगी, है ना। उसको कक्षा 3 में ही 1 साल के अंतर्गत उसमें प्रेजेंट जो भी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कराएंगे ना। तो इसका मतलब जो औपचारिक शिक्षा है उसकी एक निश्चित अवधि हुई। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। बच्चा, इसकी अवधि क्या होती है, जन्म जब हो जाता है ना बच्चा का, तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक बच्चा क्या करता है, सीखता ही रहता है, यानी कि जीवन पर्यंत बालक सीखता ही रहता है। तो औपचारिक शिक्षा की जो अवधि होती है वो निश्चित होती है। उसमें हर एक क्लास में, हर एक स्टैंडर्ड में उसके पाठ्यक्रम को हर एक निश्चित काल में पूरा कराना होता है। लेकिन जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है उसमें कोई भी निश्चित अवधि नहीं होती है। बच्चा, यानी कि जो बालक होता है वो जन्म से लेकर के जीवन पर्यंत, यानी कि लाइफ टाइम तक सीखता रहता है, ठीक है। मैम इतना ज्यादा क्यों पढ़ा रही है इस आंसर को, हमने कहा मान लो पेपर में केवल आपसे पूछ दिया गया कि औपचारिक शिक्षा क्या होता है, तब भी आप उस चीज को लिख पाओगे। अगर केवल पूछ दिया गया अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, तब भी आप लिख पाओगे। और अगर आपसे दोनों पूछ दिया गया तो आप दोनों लिख पाओगे, दोनों में डिफरेंस पूछ दिया गया तब भी लिख पाओगे, ठीक है। इस आधार पर हमने आपको अवधि बता दिया, ठीक। अब अगर मैं शिक्षक की बात करूं तो देखो, जो औपचारिक शिक्षा होती है इसमें शिक्षा प्रदान करने का कार्य विभिन्न क्षेत्रों को प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति करते हैं, यानी कि जस्ट लाइक जो स्पेशलिस्ट टीचर होता है, यानी कि साइंस का टीचर ही आपको पढ़ाएगा आकर के साइंस की किताब। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता, अनौपचारिक शिक्षा में कोई शिक्षक की जरूरत नहीं होती है। उसमें आपको किसी भी व्यक्ति से जो अच्छा आचरण रखता हो उससे आपको अनौपचारिक शिक्षा मिल जाएगी। स्थान की बात करूं तो ये शिक्षा जो औपचारिक शिक्षा होती है वो आपको केवल विद्यालय में मिलती है। लेकिन जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है इसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। और औपचारिक शिक्षा जब में क्या होता है कि आप जब पास आउट हो जाते हैं, जब आपको सफलता मिलती है तो एक प्रमाण पत्र मिलता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, ठीक। होप्स हो कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। 5 नंबर का देखो एक क्वेश्चन था, अगर हमने आपको 10 पॉइंट से समझा दिए हैं पूरे, अगर आप मान लो 5 to 6 पॉइंट्स भी लिखाओगे ना तो पूरे नंबर में देगा एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य स्पष्ट करिए। क्या है क्वेश्चन, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य स्पष्ट करने हैं। अब देखो शिक्षा के बहुत से उद्देश्य होते हैं, लेकिन उन्हीं में से आपका एक उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य लिखने से पहले आप हेडिंग क्या डालोगे, शिक्षा। पहले आप 2 लाइनों में कम से कम शिक्षा को समझा दीजिएगा, उसके बाद आप हेडिंग डालिएगा कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य। क्या डालेंगे, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य, फिर आप समझाएंगे। देखो सामाजिक उद्देश्य का मतलब, अगर आप एक समझाने के उद्देश्य से बात करें तो पहले समझो हमारी बात को। जो ये समाज है, समझिएगा बात को, जो ये समाज है, आज अपना देश जो है, भारत देश जो है वो प्रगतिशील देश है ना, यानी कि डेवलपिंग कंट्री है, ना कि डेवलप्ड कंट्री है। तो अगर हमको अपने देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो हमें किसकी ज़रूरत होगी, मैम हमें पढ़े लिखे नागरिकों की ज़रूरत होगी। अब ये पढ़े लिखे नागरिक
ही समाज को क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे, समाज को ऊपर ले जाएंगे। अच्छे अच्छे कार्य जब हमारे यहाँ समाज में लोगों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा होंगे, तभी तो देश का नाम रोशन होगा ना, अलग अलग क्षेत्र में। तो अब उसके लिए क्या है, उसके लिए बेसिक फंड है शिक्षा का। अगर बच्चे को हम आज शिक्षा अच्छी दे रहे हैं तो कल को वही जाकर के गंभीर नागरिक के रूप में देश का नाम रोशन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो समाज या राज्य का स्थान व्यक्ति से बहुत ऊंचा है। हमने क्या कहा कि जो समाज है, समाज का जो स्थान है वो व्यक्ति जो है ना, इससे क्या है भैया, इससे बहुत ऊंचा है। किसका, समाज का स्थान। क्यों, समाज किससे मिलकर के बना होता है, व्यक्ति से मिलकर के तो बना है। तो समाज के हित में ही व्यक्ति का हित निहित है। यानी कि अगर हम समाज के हित के बारे में सोचेंगे तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति का हित तो अपने आप हो गई, समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी कि अगर मैं एक कह सकते नागरिक की बात करूं, एक व्यक्ति की बात करूं, तो समाज से अलग होकर के इनका कोई अस्तित्व नहीं है और समाज में रहकर ही इनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद में समाज का निर्माण कौन करता है, व्यक्ति करता है। तो हमने क्या कहा कि समाज और व्यक्ति आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर ये व्यक्ति शिक्षित नहीं होंगे तो क्या देश का नाम रोशन हो पाएगा, क्या हमारे देश में नई नई खोजें हो पाएंगी, मैम नहीं हो पाएंगी। तो हमने कहा कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों के रूप में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला क्या है कि नागरिकों को शिक्षित करना, नागरिकों को शिक्षित करना सामाजिक लक्ष्य का उदार रूप है। सामाजिक लक्ष्य का उग्र रूप भी होता है और सामाजिक लक्ष्य का सामान्य रूप भी होता है। ठीक है, आई बात समझ में कि सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करना शिक्षा के क्षेत्र में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो व्यक्ति है वो और जो समाज है वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए। और यदि हमारा समाज शिक्षित होगा तो जो समाज में फैली कुरीतियां हैं वो भी दूर होंगी, है ना। सामाजिक उद्देश्य जो हैं वो व्यापक रूप से स्वीकार्य होंगे और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास भी कब होगा, जब एक व्यक्ति क्या होगा, शिक्षित होगा। जब एक व्यक्ति क्या होगा, शिक्षित होगा। और समाज में समाजवादी दृष्टिकोण की भी स्थापना इसी प्रकार से हो पाएगी। समझ गए बात को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शन का अर्थ बताइए। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दर्शन का अर्थ बताइए। अब देखो दर्शन जो है वो आपकी पूरी सेकंड यूनिट है। दर्शन का अर्थ पूछा गया है तो सबसे पहली लाइन तो आपकी यही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए मैम, हमने कहा सबसे पहली लाइन आपको इस आंसर में यही लिखना चाहिए कि दर्शन शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिलॉसफी। क्या कहते हैं, फिलॉसफी। स्पेलिंग याद रखिएगा, PHILOSOPHY। ठीक, इसका हिंदी रूपांतरण फिलॉसफी शब्द को हम लोगों ने यूनानी शब्द दो, कौन कौन से, एक तो देखो ये दो शब्द यूनानी के दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन सा, एक तो बेटा होता है आपका फिलॉस और दूसरा आपका क्या होता है, सोफिया, SOPHIA, फिलॉस और सोफिया। ठीक है, अब मैम फिलॉस का मतलब क्या होता है, हमने कहा देखो फिलॉस का अर्थ होता है लव। फिलॉस का मतलब क्या होता है, लव। ठीक है, और सोफिया का अर्थ क्या होता है मैम, सोफिया का अर्थ होता है विजडम, यानी कि बुद्धिमता। अभी दोनों का मतलब समझाते हैं, विजडम। तो इस प्रकार फिलॉसफी का अर्थ क्या हुआ, पूरा फिलॉसफी के अर्थ की अगर मैं बात करूं क्या हुआ मैम, तो हमने कहा लव ऑफ विजडम। क्या कहा, लव ऑफ विजडम। अब हिंदी में समझो। सबसे पहले दर्शन शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है। फिलॉसफी शब्द जो है वो आपका यूनानी के दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन कौन सा, एक तो फिलॉस और दूसरा आपका सोफिया। फिलॉस का अर्थ क्या होता है, लव यानी कि प्रेम, और सोफिया का अर्थ क्या होता है आपका, विजडम यानी कि ज्ञान। ठीक, और तो फिर पूरा फिलॉसफी का अर्थ क्या होगा, तो इस प्रकार से फिलॉसफी यानी कि दर्शन का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो क्या हुआ, लव ऑफ विजडम। यानी कि अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में दर्शन का अर्थ क्या हुआ बेटा, ज्ञान से प्रेम। क्या हुआ, ज्ञान से प्रेम। आई बात समझ में। आपने अगर इस प्रकार से कहीं आंसर को अपने लिख दिया तो विश्वास मानिए कि एग्जामिनर आपको नंबर काट ही नहीं सकता अगर आपने शुरू की लाइन में ये बात लिख दी। देखो जो दर्शन की अवधारणा है ना
वो बहुआयामी है। कभी आप अगर दर्शन को समझना चाहेंगे तो आपको जीवन, आप सोचो कि नहीं हम दर्शन को पढ़ लेंगे तो हमको जीवन का सार पता चल जाएगा। जब भी आप दर्शन को पढ़ेंगे, फिलॉसफी को बहुत डीप पढ़ोगे जा करके, तो आपको ये तो नहीं पता चलेगा कि मृत्यु का अंत क्या है, मतलब कि हमारा अंत क्या है, मृत्यु क्या है, ईश्वर क्या है। लेकिन आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि हाँ, ये बात अगर हमको नहीं पता है तो ये बात किसी को नहीं पता है, इतना आपको आभास जरूर हो जाएगा। ठीक, तो क्योंकि दर्शन की जो अवधारणा है वो बहुआयामी है। सत्य का प्रेम, ज्ञान का ज्ञान ना, दर्शन की बहुत सी परिभाषाएं हैं जो जिनका कोई आधार भी नहीं है, है ना। लेकिन उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप कहीं अपने आंसर में लिखाएं, क्या लिखाएं कि जॉन ड्यूवी के अनुसार दर्शन क्या था, तो जॉन ड्यूवी ने कहा कि जब कभी दर्शन को गंभीरता से समझा गया तब सदैव ये धारणा रही है कि इसका अर्थ विद्वता व ज्ञान प्राप्त कर लेना है। मतलब दर्शन का मतलब जॉन ड्यूवी ने क्या बताया, ज्ञान प्राप्त कर लेना या विद्वता प्राप्त, विद्या नहीं होती जैसे, विद्वता प्राप्त कर लेना, है ना, ज्ञान प्राप्त कर लेना। अगर आप इतनी लाइन भी याद रखोगे तो मजा आ जाएगी ना। तो जो जीवन के मार्ग को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत से लोग थे, चाहे आपके ब्राइटमैन हो, कांट हो, फिक्टे हो, इन सब ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी। लेकिन अगर हम आपको एक डेफिनेशन आज याद कराएंगे तो आप याद कर लो कौन सी, फिक्टे के अनुसार। क्योंकि फिक्टे जो थे इनकी डेफिनेशन सबसे छोटी थी। इन्होंने कहा था कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। इन्होंने क्या कहा था कि जो दर्शन है वो ज्ञान का विज्ञान है। बस एक डेफिनेशन तो याद ही कर लो, है ना। इन्होंने कहा था कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। अगर हम कांट के अनुसार बात करें तो कांट ने कहा था दर्शन बोध क्रिया का ज्ञान और उसकी आलोचना है। हालांकि आप एक भी याद कर लोगे तो भी बहुत है। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको? बोलिए अगर इतनी बात समझ में आ गई तो फिर अब तक बैठे क्यों हूँ? फटाफट से सेशन को लाइक कौन करेगा? हम लाइक करेंगे, जा करके करो लाइक फटाफट से, शेयर और कर दो। आप देख लीजिए थर्ड सेमेस्टर वालों की क्लासेस में रेगुलर क्यों ले रही हूँ, क्योंकि वो बच्चे बहुत ज़्यादा सेशन को शेयर करते हैं, प्रॉपर अपने आंसर की PDF बना करके मुझे भेजते हैं, और उन सब बच्चों ने मॉडल पेपर ले लिए हैं, प्रॉपर बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। आप लोगों ने अभी तक मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो मैं फिर से आपको बता दूं, PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल करिए, रेफरल कोड में PG पॉइंट डालिए। अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है पेपर लेने में तो आप हमें PG पॉइंट ऑफिशियल इंस्टाग्राम है हमारा, हमसे वहाँ पर आप डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, उसके बाद लीजिए। लेकिन अगर आप सॉल्व करके जाएंगे ना तो विश्वास मानिए कि आपका ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में आप अपने आंसर्स को बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। हालांकि आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मॉडल पेपर का मतलब ही होता है कि क्वेश्चन पेपर का मिलना, आप उसको अपनी भाषा में सॉल्व करिए, ठीक है। अब देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि प्रकृतिवाद, है ना, प्रकृतिवाद के सिद्धांत को समझाइए। क्या कहा गया है यहाँ पर? प्रकृतिवाद। अब ऐसे हमने आपको बहुत से चीजें पढ़ाई थी, है ना, लेकिन अब यहाँ पर हमसे प्रकृतिवाद के सिद्धांत के विषय में पूछा गया है। सबसे पहले तो प्रकृतिवाद के सिद्धांत की अगर मैं बात करूँ तो आप हेडिंग सीधे डालिएगा प्रकृतिवाद के सिद्धांत, और अपने आंसर में क्या लिखना है आपको। यहाँ पर प्रोटो नहीं होगा बेटा, यहाँ पर प्लेटो होगा, इसको सही कर लीजिएगा आप। ठीक है। तो प्रकृतिवादी के सिद्धांत में अगर मैं बात करूं तो प्रकृतिवादी पहले होते क्या हैं ये समझो। प्रकृतिवादी लोग जो होते हैं वो ये मानते, जो प्रकृतिवादी लोग होते हैं, जो नेचुरलिस्टिक लोग होते हैं, उनका मानना क्या होता है, उनका मानना क्या होता है पहले ये तो समझो, फिर हम उनके सिद्धांत के बारे में पढ़ लेंगे। जो प्रकृतिवादी होते हैं उनका ये मानना होता है कि प्रकृति के अनुसार रहना ही सबसे उत्तम प्रकार का जीवन है। प्रकृति का अनुगमन करो, फॉलो नेचर, यही उनका नारा है। प्रकृतिवादी जो लोग होते हैं, जो नेचुरलिस्टिक लोग होते हैं, उनका नारा क्या होता है कि फॉलो नेचर। क्या होता है भैया? फॉलो नेचर, है ना। या हिंदी में अगर हम बात करें तो प्रकृतिवादी जो लोग होते हैं उनका नारा क्या होता है? उनका नारा होता है प्रकृति का अनुगमन करो। क्या होता है? प्रकृति का अनुगमन करो। ठीक, इतनी बात समझ में। अब प्रकृतिवादी के सिद्धांत के बारे में बात कर लेंगे। तो प्रकृतिवादी जो सिद्धांत है वो सबसे पहली बात तो ये उनके सिद्धांत में बताई गई है कि मनुष्य की जितनी भी शक्तियां हैं, यानी कि मनुष्य की समस्त शक्तियां जो हैं वो उसकी प्रकृति के अनुसार क्या है? सीमित है। ये अपनी जन्मजात शक्तियां तथा मूल प्रवृत्तियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हाँ, वर्तमान जीवन वास्तविक जीवन है, ये कौन मानता है? प्रकृतिवादी के सिद्धांत की हम बातें बता रहे हैं आपको कि जो प्रेजेंट में हम जिंदगी जी रहे हैं, जो वर्तमान जीवन है, यही हमारी रियल लाइफ है, यही हमारा वास्तविक जीवन है। इसके
बाद कोई दूसरा जीवन नहीं है, कोई दूसरी दुनिया नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मर जाएंगे तो स्वर्ग लोक को प्राप्त होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्रकृतिवादी मानते हैं। इनका मानना है कि मनुष्य को अपने वर्तमान जीवन को सुखी बनाना चाहिए। कुल मिला के प्रकृतिवादी के सिद्धांत की जो वन ऑफ द अल्टीमेट बात कही गई वो क्या कही गई कि आप अपने प्रेजेंट को जियो, है ना, अपने वर्तमान को जियो। अगर आप सोच रहे हो कि इसके बाद आपकी कोई दुनिया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्तमान ही आपकी दुनिया है। ठीक, उसके बाद में और इनके नियम में बताया गया कि अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियम संसार की समस्त घटनाओं को स्पष्ट करते हैं। मनुष्य का संसारिक जीवन की भौतिक दशाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का श्रेय वैज्ञानिक खोजों और मशीनों का आविष्कार को जाता है। प्राकृतिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है। इन्होंने कहा कि जो संसार है वो एक महान यंत्र है। क्या कहा इन्होंने प्रकृतिवादियों ने? इन्होंने कहा कि जो संसार है, जो ये वर्ल्ड है ना, वो क्या है? ये एक महान यंत्र है। आपका क्या है? महान यंत्र है। मनुष्य भी इस महान यंत्र का क्या है? जो मनुष्य है वो भी इस महान यंत्र का क्या है भैया? पार्ट है, यानी कि भाग है, और अपने में पूरा भी है। मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार पृथ्वी का उच्चतम पशु है और उसके जीवन का सार क्या है? पाशविकता है, ना कि आध्यात्मिकता। ठीक है। अंतिम सत्ता भौतिक तत्व, ईश्वर, अंतरात्मा, मन, परलोक, इच्छा की स्वतंत्रता, नैतिक प्रवृत्तियां, प्रार्थना तथा अमानवीय चमत्कार, ये सब भ्रम है। समझ लो, जो इनकी मेन बातें हैं वो लास्ट लाइन जो हम बोल रहे हैं फिर से सुनो। जो अंतिम सत्ता है, प्रकृतिवादियों के सिद्धांत में बताया गया कि जो अंतिम सत्ता है वो क्या है? भौतिक तत्व है, यानी कि फिजिकल एलिमेंट्स हैं। जो इनका जो विश्वास था वो बिल्कुल नहीं था किस पे? ईश्वर पे। अंतरात्मा, मन क्या होता है? परलोक, इच्छा की स्वतंत्रता, नैतिक प्रवृत्तियां, प्रार्थना, है ना, जो हम लोग पूजा वगैरह करते हैं, अमानवीय चमत्कार, ये सब इन्होंने क्या बताया कि ये सब भ्रम है और कुछ भी नहीं। ठीक, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर पहली बात तो आप इसको ठीक करो, ये प्रोटो नहीं होगा, है ना। ये अब मॉडल पेपर में तो मैं फिलहाल ठीक नहीं कर पाऊंगी, तो इसको आप याद रखिएगा कि ये आपका प्रोटो नहीं है। फिर मैम क्या है? हमने कहा ये आपका प्लेटो है। क्या है? प्लेटो है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसको ठीक कर देंगे अभी हम यहाँ पर, कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा के स्तर क्या हैं और इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या हैं। तो अगर मैं देखो, सबसे पहले जो प्लेटो थे, है ना, ये आपके वेस्टर्न फिलोसफर थे। क्या थे? प्लेटो जो थे, बार बार मैं गलत देख रही हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जो आपके प्लेटो थे ये आपके पाश्चात्य, देखो, एक होते हैं भारतीय विचारक जिन्हें आप इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स कहते हो, एक होते हैं आपके वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर्स जिन्हें आप प्लेटो कहते हैं। देखो, जिन्हें आप पाश्चात्य शैक्षिक विचारक कहते हैं। आपको पाश्चात्य में 3 लोगों के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से मैम? हमने कहा एक तो आपके प्लेटो हो गए, एक तो आपके सिलेबस में रूसो हैं, है ना, ROUSSEAU, रूसो, और तीसरे आपके जॉन ड्यूई। 3 लोगों के विषय में आपको पढ़ना है। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन प्लेटो पे बना है तो प्लेटो हम बताते हैं आपको, ये आपके वेस्टर्न एजुकेशनल थिंकर्स थे। अगर मैं इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में बात करूं तो प्लेटो की शिक्षा व राजनीति संबंधी 2 रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी मैम? तो हमने कहा, समझिए, हमने कहा कि एक तो इनकी जो कृति है, जो रचना है, वो है दी रिपब्लिक। क्या है भैया? दी रिपब्लिक, ये एक पहली है। और दूसरी है इनकी दी लॉज। क्या है? दी लॉज। ठीक है। प्लेटो ने सुकरात पर भी एक पुस्तक वार्तालाप के रूप में लिखी थी जिसका नाम क्या था? तीसरी अगर हम बात करें तो दी रिपब्लिक ग्रंथ साहित्य का एक उत्कृष्ट नमूना था, जिसमें इन्होंने राज्य और राजनीति के संबंध में क्या किया था? विचार संग्रहित किए थे। और ये इनके मतलब फिलोसफिकल जो पॉइंट्स थे ना, उसकी ये महान एक रचना थी। ठीक। और जो दी लॉज थी, इसमें, इस रचना में प्लेटो का संपूर्ण जीवन दार्शनिक निष्कर्ष कहा जाता है। ठीक। तो इस तरीके से इनकी 2 प्रमुख कृतियां, कौन कौन सी याद रखोगे आप? प्लेटो की कौन कौन सी 2 मेन जो है रचनाएं हैं, कंपोजिशंस हैं? तो एक तो है दी रिपब्लिक और दूसरी है आपकी क्या? दी लॉज। याद रखिएगा। अगर मैं उनके स्तर की बात करूं, जीवन दर्शन के शैक्षिक स्तर की, तो इन्होंने ज्ञान पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। और सुकरात के अनुसार इन्होंने कहा कि ज्ञान आत्मा के संस्कारों के रूप में मिलता है और मनुष्य के मस्तिष्क में उपस्थित रहता है। जन्म लेने पर यह ज्ञान संस्कारों के रूप में व्यक्ति को मिल जाता है। प्लेटो ने सुकरात से ही प्रभावित होकर के ज्ञान के 3 प्रमुख स्तर बताए, या 3 प्रमुख वो बताएं। कौन कौन से भैया बताएं इन्होंने? तो पहला इन्होंने बताया ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होने वाला ज्ञान,
दूसरा इन्होंने बताया था किसी वस्तु के प्रति अपनी सम्मति, और तीसरा इन्होंने बताया था मस्तिष्क जन्य ज्ञान, जिसे इन्होंने क्या किया, विवेक का नाम दिया। किसकी भैया, शरीर और आत्मा। प्लेटो के कुछ नैतिक आदर्श भी थे। इस तरीके से इन्होंने शैक्षिक दर्शन के रूप में अपने जीवन की जो 2 रचनाएं लिखी, उसमें उन्होंने अपना संपूर्ण सार दे दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे कि निषेधात्मक शिक्षा क्या है। अब देखो, जिन्होंने रूसो के बारे में पढ़ा होगा उनको, अब यहाँ पर डायरेक्टली रूसो तो नहीं पूछा गया। अब जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा उसको ये बात पता ही नहीं होगी कि निषेधात्मक शिक्षा की बात किसने की है भैया। निषेधात्मक शिक्षा की बात आपके पाश्चात्य विचारक रूसो जी ने की है भैया। किसने की है, रूसो ने की है ना। किसकी, निषेधात्मक शिक्षा की बात। निषेधात्मक शिक्षा के बाद जो रूसो ने की है, तो सबसे पहली लाइन में अगर आप यही लिख देंगे कि रूसो के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा, अगर आपने कहीं ये हेडिंग लिख दिया तो फिर एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप पढ़ के आए और आपके जितने भी नंबर का क्वेश्चन होगा आपको उतने नंबर दे देगा। हालांकि मैम लेकिन बात क्या है ये तो बताइए। हमने कहा बिल्कुल सुनो, सुनते जाओ केवल ध्यान से। इन्होंने कहा था कि मैं निषेधात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ, रूसो ने कहा कि किसे कहता हूँ, जो समय के पहले ही मस्तिष्क को प्रौढ़ बनाना चाहती है और बालक को युवा पुरुषों के कर्तव्य में शिक्षा देती है। मैं निषेधात्मक शिक्षा उसे कहता हूँ, किसे कहता हूँ, जो ज्ञान देने से पूर्व ज्ञान को ग्रहण करने वाले अंगों को दृढ़ बनाने का प्रयत्न करती है और जो ज्ञानेंद्रियों के समुचित उपयोग से विवेक शक्ति को बढ़ाती है। निषेधात्मक शिक्षा गुण नहीं देती है, वो क्या करती है, पाप से बचाती है। क्या करती है, पाप से बचाती है ना। इन्होंने, रूसो जो है विद्यालय शिक्षा के विरुद्ध थे और निषेधात्मक शिक्षा को ये उपयुक्त मानते थे कि प्रचलित व्यवहार से बिल्कुल उल्टा करो और तुम सदैव ठीक करोगे, है ना। इनका ऐसा मानना था। इनका ये मानना था कि सबसे पहले हम गुण और सत्य के सिद्धांत नहीं पढ़ाने चाहिए, वरन हृदय की पाप से और मस्तिष्क की भ्रम से रक्षा करनी चाहिए। ठीक, ये बात इन्होंने अपनी शिक्षा में मतलब रूसो ने अपने उसमें बताई थी। इन्होंने विद्यालयी शिक्षा के, मतलब इन्होंने विद्यालयी शिक्षा को सराहा नहीं था। रूसो जो थे वो आपके जो स्कूल एजुकेशन थी इसके विरुद्ध थे। ठीक है, और इन्होंने निषेधात्मक शिक्षा पर जोर दिया था। ठीक, इस प्रकार से आपका ये वाला आंसर आप आराम से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो कि बौद्ध शिक्षा की विशेषताओं का उल्लेख करो। चलो यहाँ पर हम आपको एक मोटिवेशनल लाइन याद आ गई, बता देते हैं। वो लाइन ये है कि जहां में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से बात कर ली। हालांकि फिलॉसफी जब पढ़ने बैठोगे ना, बहुत मन से, ये सोच के मत बैठो फिलॉसफी पढ़ने कि नहीं हमको पेपर में लिख करके आना है। कभी जीवन में देखिएगा आपके साथ भी ऐसा समय आएगा, भगवान करे आपके जीवन में आपको इतना खाली समय जरूर मिले कि आप दर्शन को पढ़ पाए, है ना, दर्शन को समझ पाए। थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल की अगर मैं बात करूं तो फिलॉसफी को समझना, फिलॉसफी को पढ़ पाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। आज आप इस विषय को नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी एक इच्छा ये है कि जीवन में जब भी आप कभी 35-40 वर्ष में, या जब भी आपको कभी आज से 1 साल 2 साल बाद खाली समय मिले, तो बैठ के एक बार दर्शन पे अध्ययन जरूर करिएगा, है ना। कुछ किताबें, कुछ विचारक के विषय में जरूर पढ़िएगा, आपको एक अलग किस्म का ज्ञान मिलेगा, है ना। और अगर बिल्कुल समय ना मिले तो हम आपको एक सजेशन देंगे। क्या सजेशन देंगे, हमने कहा आप जाइएगा यूट्यूब पे ही सर्च करिएगा विकास दिव्यकीर्ति सर को, ठीक है। और विकास दिव्यकीर्ति सर से नो डाउट कि बहुत बच्चे पहले से ही परिचित होंगे। तो जो बच्चे पहले ही से विकास सर से परिचित है वो जरा आज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। विकास सर ने दर्शन पर एक सीरीज चलाई हुई है, आप अगर वो देख लोगे तो फिर आपको लगेगा कि अरे ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। उन्होंने मतलब एकदम डूब के चीज़ों को पढ़ाया है। मैं आपके सामने इवन कुछ नहीं बता पा रही हूँ, कुछ नहीं आपको समझा पा रही हूँ। अगर आपने विकास सर का लेक्चर ले लिया, ठीक है, वो अपने आप में मान के चलिए कि बहुत अल्टीमेट तरीके से उन्होंने चीज़ों को प्रेजेंट किया है आजकल के युवाओं को समझाने के लिए। लेकिन ये काम आप तब करिएगा जब आपके पास समय हो। अभी आपके सिलेबस को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम करीब है। जब आपका ये हो जाए सब कंप्लीट तब आप एक बार उनके देखिएगा लेक्चर्स, ठीक, क्योंकि वो यूपीएससी लेवल का है काम, ठीक।
अब देखिए, बात समझिए कि बौद्ध शिक्षा की विशेषताओं का उल्लेख करो। इनकी विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, बौद्ध शिक्षा में मेन जो था वो था अष्टांगिक मार्ग शिक्षा की। अगर बात की गई यहाँ पे, तो इनकी जो विशेषताएं थी वो अष्टांगिक मार्ग के उससे थी। और बौद्ध जो दर्शन था उसके अंतर्गत जो 2 संप्रदायों में इन्होंने बांटा, एक तो हीनयान और एक महायान में बांटा, है ना। और इन्होंने इनका जो था सारा वो किसमें था भैया, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 ही पिटक ऐसे थे जिनके अंतर्गत सारी पूरा एक तरीके से बौद्ध दर्शन का समावेश था, है ना। अब समझिएगा, अष्टांगिक जो मार्ग थे उसके अंतर्गत जो भी चीजें बताई गई वो 3 बातों से संबंधित थी। एक तो दुख, दूसरा दुख निरोध, तीसरा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से थे मैम? हमने कहा सम्म दृष्टि, सम्म वाचा, सम्म आजीव, सम्म मति, सम्म संकल्प, सम्म काम, सम्म व्यायाम, सम्म समाधि। अब मैम इनको हम डीपली पढ़ना चाहेंगे। हमने कहा डीपली के लिए क्लासेस देखिए। मीडिया के 2 प्रकार बताइए भैया। मीडिया, अब ये भी अगर हम बताएं तो फिर एक तरीके से यही मान लो कि हमारा यहाँ पर होना और आपका पीजी पॉइंट को सब्सक्राइब करना बेकार ही है। इस आंसर को तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। इस आंसर का तो चलो, मीडिया के 2 प्रकार आप हमको, ये आपका एक तरीके से OW यानी कि ऑनलाइन वर्क है, आप हमें आज की इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मीडिया के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें कि ज्ञान मीमांसा का संक्षिप्त वर्णन करो। देखो, हमने आपको दर्शन की शाखाओं के अंतर्गत 3 चीजें पढ़ाई थी। दर्शन की शाखाओं में 3 चीजों के अंतर्गत हमने आपको पहला पढ़ाया था तत्व मीमांसा, ठीक, जिसको हम लोगों ने मेटाफिजिक्स कहा था। दूसरा हमने आपको पढ़ाया था ज्ञान मीमांसा, जिसको हम लोगों ने एपिस्टिमोलॉजी कहा था। और तीसरा हमने आपको पढ़ाया था मूल्य मीमांसा, जिसको हम लोगों ने एक्सियोलॉजी कहा था। अब इन तीनों से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ज्ञान मीमांसा क्या होता है ये क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। अच्छा, ज्ञान मीमांसा को आप ऐसे समझिए कि पहली बात तो इसका संक्षिप्त वर्णन करने के लिए इन्होंने कहा है, तो इसको आप आंसर को ऐसे ही शुरू करिएगा कि ज्ञान मीमांसा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो ज्ञान मीमांसा का अंग्रेजी मतलब होता है एपिस्टिमोलॉजी। क्या होता है भैया? क्या होता है? तो एपिस्टिमोलॉजी, ठीक। ये आपका ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलकर के बना है। कौन से भैया? तो ग्रीक भाषा के 2 शब्द कौन कौन से हैं? पहला तो है एपिस्टीम, EPISTEME, और दूसरा भैया क्या है आपका? लोगोस। क्या है? लोगोस। ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के एपिस्टिमोलॉजी बना है। मैम इसका मतलब क्या होता है? हमने कहा देखो, एपिस्टिमो का अर्थ होता है ज्ञान। एपिस्टिमो का मतलब होता है ज्ञान, मतलब नॉलेज, मतलब ज्ञान, मतलब भैया नॉलेज। और लोगोस का अर्थ क्या है? कि से बना है, यानी कि एपिस्टीम का अर्थ है ज्ञान और लोगोस का अर्थ है सीखना, एक तरीके से विज्ञान। तो हम क्या कह सकते हैं कि ज्ञान का सिद्धांत, जिसे दार्शनिक दृष्टि से हम ज्ञान मीमांसा कहते हैं। तो इसके 3 प्रश्न होते हैं। मतलब ज्ञान मीमांसा को अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में जो कौन कौन से 3 प्रश्न हैं जिनका हमको निवारण मिलेगा। हमने कहा बस यही 3 प्रश्न अगर आप समझ गए तो आप पूरा समझ जाएंगे कि ज्ञान मीमांसा क्या है। पहले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो ज्ञान मीमांसा में इस चीज का अध्ययन किया जाता है कि ज्ञान के स्रोत क्या है, ठीक, क्या सोर्स है, वास्तविक ज्ञान क्या है। क्या हम हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, यही वास्तविक ज्ञान है, या ब्रह्मांड का ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। इन प्रश्नों को ज्ञान की उत्पत्ति कहा जा सकता है, ठीक। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा, ज्ञान मीमांसा के अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं? तो दूसरा प्रश्न होता है कि ज्ञान के स्वरूप को लेकर के होता है। क्या मन के बाहर कोई अन्य वास्तविक संसार है? समझिएगा, बहुत डीप बात कही गई है। दूसरे क्वेश्चन ये होता है अपने आप से जो इंसान करता है कि क्या मेरे मन तो मेरा वास्तविक है ना, क्या मेरे मन के अलावा बाहर बाह्य दुनिया में कोई वास्तविक संसार है? और ये प्रश्न आभास बनाम सत्य का है। तीसरा प्रश्न होता है ज्ञान की वैधता या प्रामाणिकता से। आज हम पढ़ रहे हैं कि एक जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है, लेकिन इस बात की सत्यता कितनी है, वैधता कितनी है, प्रामाणिकता कितनी है, ये आपका क्या है?
ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत स्टडी करने वाले 3 टॉपिक हैं। समझ में आई बात? तो ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न हमारे दिमाग में उठते हैं वो हम ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत स्टडी करते हैं। जो आपके जर्मन के दार्शनिक कांट थे, इन्होंने ज्ञान मीमांसा ज्ञान का विज्ञान एवं है, इस पर इन्होंने समालोचना भी खैर प्रेषित की है अपनी। ठीक, तो हालांकि यहाँ से आपके ये 9 आंसर्स जो थे शॉर्ट को, इनको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। इसका एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपितु जो बचे हुए मॉडल पेपर 4 और हैं उनका भी एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लो कि 9 इंटू 5 मॉडल पेपर हैं, तो यानी कि 45 तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। हर एक मॉडल पेपर में आपको 8 मिलेंगे, 8 क्वेश्चन मिलेंगे और 5 मॉडल पेपर है, तो यानी कि 40 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप इनको पढ़ के चले जाते हैं, फिर आप जब पेपर दे के आएंगे तब हम आपसे बात करेंगे। ठीक, अब देखिए जरा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका 15 नंबर का, इनमें से आपको एक प्रश्न सॉल्व करना है। महात्मा गांधी जी के बेसिक शिक्षक पर एक निबंध लिखिए। उसके बाद में आदर्शवादी अनुशासन एवं प्रकृतिवादी अनुशासन की क्या संकल्पना है। जैन दर्शन तथा जैन शिक्षा का सिद्धांत वर्णन करना है। शिक्षा के अर्थ एवं प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों को विस्तृत विवेचना कीजिए। अब जैसे मान लो इन चारों में आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छा लग गया, आपने ये वाला क्वेश्चन जब आप मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे तो कर लिया, और आपने बचे हुए 3 क्वेश्चन को छोड़ दिया कि अरे इनसे क्या ही मतलब है, हमको वाला आ गया, हमने वाला कर लिया। लेकिन नहीं, हमने कहा मॉडल पेपर का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी आप प्रैक्टिस के दौर में हैं तो आप इन क्वेश्चन पर भी ध्यान देंगे। हो सकता है आपका ये वाला क्वेश्चन आपके पेपर में ऑप्शन में मिल जाए, तो इसलिए मॉडल पेपर का जो क्वेश्चन स्किप करना है ना, उसको भी आप पढ़ के जाएंगे। याद रखिएगा मेरी बातों को। पढ़ें कहाँ से मैम? हमने कहा प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से पढ़ो। तो पहली बात तो अब हम आपसे अभी सेक्शन सी करवाते हैं, लेकिन उससे पहले हम कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है ना। सेक्शन सी में देखिए लॉन्ग आंसर में कैसे पूछा जाता है कि दर्शन का अर्थ अभी हमने आपको बताया है, इसको स्पष्ट करते हुए परिभाषा बताते हुए दर्शन की शिक्षा का प्रभाव बताइए। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, संप्रदाय की व्याख्या कीजिए। यथार्थवाद क्या है? अभी हमने आपको प्रकृतिवाद पढ़ाया था, यथार्थवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्लेटो के दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतन का विस्तृत उल्लेख करिए। ये हो गया आपका पेपर 1 सॉल्व। मैम अब देखो इसी तरीके से आपके मॉडल पेपर पूरे 5 दिए हुए हैं। अगर आप सब मॉडल पेपर लगाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करना होगा। रेफरल कोड पीजी पॉइंट के नाम से डाल दीजिएगा और वहाँ पर आपको ई नोट्स के सेक्शन में मिल जाएगा, ले लीजिएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन केस अगर आपको लेने के बाद में कोई इश्यू आ रहा है, पीडीएफ नहीं खुल रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप हमें पीजी पॉइंट ऑफिशियल पे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर भेज दीजिएगा। मैं टीम को भेज दूंगी, आपसे बात हो जाएगी। 24 घंटे के अंदर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, और मैं आपको पहले ही बता दूं, जो पीडीएफ होगी उसमें आंसर नहीं दिए। मॉडल पेपर का मतलब भी होता है कि क्वेश्चन पेपर देना, बच्चा उसकी प्रैक्टिस करे। ठीक, इतनी सी ये बात होगी। उसके बाद में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को आपने ज़्यादा शेयर किया तो इसी तरीके से हम आपको पेपर 2 और पेपर 3 का वीडियो बनाकर फिर भी आपको हम एक एक मॉडल पेपर सॉल्व ज़रूर करवा देंगे एग्जाम से पहले। लेकिन उसके लिए आपको सेशन को शेयर करना होगा, वरना 3rd सेमेस्टर वाले बहुत बच्चे मेहनत कर रहे हैं, फिर हम उन्हीं को पढ़ाते रहेंगे, है ना। इसी वजह से मैं बार बार आपको ये बात बोल रही हूँ। और अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो पीजी पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, हमसे वहाँ पर जुड़ सकते हैं। वो मैं ही देखती हूँ, देर सवेर रिप्लाई मिले लेकिन मिलेगा जरूर। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास के माध्यम से। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना नहीं भूलिएगा, है ना। और जो हमने आपको वर्क दिया है मीडिया के 2 प्रकार, उसका आंसर लिखना नहीं भूलिएगा, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा।